गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, हम पिछले वीडियो में कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम कृषि पद्धतियाँ में हमें पढ़ना है आज 13.3.1 भूमि का चयन। कृषि पद्धतियों के अंतर्गत सबसे पहले भूमि का चयन हम करते हैं। तो आइए देखते हैं भूमि का चयन किस प्रकार से करते हैं, है ना। किसान अपनी फसल के भरपूर उत्पादन के लिए ऐसी उपयुक्त भूमि का चयन करता है जिसमें बीज आसानी से अंकुरित होकर वृद्धि कर सके तथा उन्हें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व, पानी एवं वायु मिल सके। तो बच्चों, सबसे पहले भूमि का चयन करना चाहिए। कृषि पद्धतियों में सबसे पहले भूमि का चयन कीजिए और भूमि का चयन करने के बाद उसमें देखिए कि कैसा हमें मिट्टी चाहिए, कैसी मिट्टी वाली भूमि चाहिए हमें, है ना। तो किसान अपनी फसल के लिए भरपूर उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करता है। उपयुक्त यानी कि जिसमें पोषक तत्व और उसमें अच्छी हो, वायु मिल सके, उसमें ऐसी मिट्टी चाहिए, है ना। और बीज अच्छे से अंकुरित हो सके। जैसे कि यहाँ पर हमें भुरभुरी और अच्छी मिट्टी चाहिए, जो कि भुरभुरा मिट्टी कहने का मतलब आपको पता है, वो मिट्टी बहुत ही फुलकार होना चाहिए, है ना, ताकि उनमें वायु अच्छे से मिल सके, पानी अधिक से अधिक अवशोषित हो सके और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उसमें हो। ठीक है। तो भूमि का चयन सबसे पहले किसान अपने कृषि पद्धतियों में करता है बच्चों। सेकंड हम देखते हैं 13.3.2 भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी, है ना। हमें अब क्या देखना है, भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी की भूमि में मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देखते चलेंगे बच्चों। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, क नंबर को हल, देसी हल, और ख नंबर मिट्टी पलट हल। ये भी हल है बच्चों, ये मिट्टी को पलटता है। ठीक है। तो ये आप गांव में देख चुके हैं बच्चों इस प्रकार के हल को, और ये आप लोग देखेंगे मिट्टी पलट हल है। तो हम देखते हैं भूमि की तैयारी के पहले चरण में खेत की जुताई की जाती है। ठीक है। भूमि की तैयारी करने से पहले बच्चों जो पहला चरण होता है सबसे प्रथम, तो उसमें क्या किया जाता है, खेत की जुताई की जाती है। किसके द्वारा, हल के द्वारा, है ना। इसके लिए पारंपरिक देसी हल अथवा मिट्टी पलट हल का प्रयोग किया जाता है। देसी हल मिट्टी को चीर देता है। जो देसी हल है ये मिट्टी को क्या करता है बच्चों, चीरता है। चीरना मतलब आप लोग समझते हैं ना, है ना। इस प्रकार से चीरते जाएगा वो। तथा मिट्टी पलट हल मिट्टी को चीरने के साथ साथ पलट भी देता है। जो मिट्टी पलट हल होता है बच्चों, ये मिट्टी को चीरने के साथ साथ क्या करता है, उसे पलट भी देता है। उलट पलट आप लोग समझते हैं ना, है ना। मिट्टी जो होती है उसको पलट देता है। अब देखिए चित्र 13.1 का क और ख नंबर में यही जो है दो देसी हल है। ठीक है। ये मिट्टी पलट हल है और ये हल है, देसी हल है। ठीक है। धान की खेती के पश्चात जब धान की खेती की जाती है बच्चों, इसके बाद में रबी फसल के लिए खेत काफ़ी कठोर हो जाता है, क्योंकि पहले धान लगाया होता है बच्चों। धान जब बोया होता है तो जब वो मिट्टी हम फसल काट लेते हैं, उसके बाद रबी फसल की जब बारी आती है तो खेत कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है, काफ़ी कठोर हो जाती है ना। जिसे तैयार करने के लिए पारंपरिक हल पर्याप्त नहीं होता है। जो ये पारंपरिक हल है बच्चों, उसे हमें खेत को अच्छे से तैयार करने के लिए ये हल काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर चलित कल्टीवेटर, रोटावेयर अथवा हैरो का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कल्टीवेयर, हैरो करके डायग्राम भी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये देखिए ग नंबर में इसे कल्टीवेयर कहते हैं और घ नंबर में इसे हैरो कहा जाता है। ये मशीन का नाम हैरो है। ठीक है। और ये कल्टीवेटर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर धान की खेती के पश्चात रबी फसल के खेत
काफ़ी कठोर हो जाते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, है ना। ये भी क्या है, पारंपरिक हल पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अथवा ट्रैक्टर की जगह पे किसका उपयोग किया जाता है, पावर टिलर चलित कल्टीवेयर, है ना। ये पावर टिलर चलित कल्टीवेयर है, और नहीं तो फिर किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, रोटावेयर का, है ना। अथवा रोटावेयर की जगह पे हैरो का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों जुताई से लाभ, कि जब जुताई की जाती है प्रथम चरण में सबसे पहले भूमि की जुताई की जाती है ना, यानी कि मिट्टी की जुताई की जाती है बच्चों। तो हम देखते हैं जुताई से क्या क्या लाभ होता है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। जब जुताई की जाती है बच्चों तो मिट्टी कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसके वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जो मिट्टी भुरभुरी होती है बच्चों, है ना, भुरभुरी यानी कि वो बहुत ही भंगूर टाइप का हो जाता है, वो हल्का भुरभुरापन, उसमें वो अधिक से अधिक पानी को अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करेगा, और वायु का संचार भी अधिक होता है भुरभुरी मिट्टी में। फलस्वरूप जड़ें आसानी से वृद्धि करेंगी, यानी कि जो भी बीज हम लगाते हैं जब वो ग्रोथ करेंगी तो ग्रोथ करने के पश्चात जो उनके जड़ होते हैं वो भी अधिक मात्रा में ग्रोथ करते हैं, आसानी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड में है बच्चों मिट्टी की घास फूस तथा काटी गई फसल के अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। तो हम जब बच्चों पहले धान बोए थे, धान के पौधे हुए थे, उसके बाद में हम खरीफ फसल के लिए, है ना, नेक्स्ट हम खरीफ फसल के लिए यदि हम तैयार करते हैं भूमि तो इसी प्रकार से जुताई करते हैं। और जुताई करने के लिए यदि हमारा जो पारंपरिक देसी हल उपयोग में नहीं आता तो उसके जगह पे हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, कल्टीवेटर, हैरो का यूज करते हैं। और बच्चों जब हम धान भी नहीं लगाए होते हैं उससे पहले हमारा जब भूमि ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ रहता है तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे घास फूस उगाते हैं, है ना। तो उस घास फूस को ख़त्म करने के लिए, है ना, और अच्छा भुरभुरा मिट्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो मिट्टी की जो घास फूस होती है, काटी गई जो फसल होती है, जो अवशेष बची होती है, जब जुताई करते हैं तो वो सभी जो मिट्टी में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं और बाद में वो खाद बन जाते हैं। तो ये जुताई से हमें लाभ है बच्चों, है ना। थर्ड है रोग उत्पन्न करने वाली कीड़े। जो रोग उत्पन्न करते हैं वो कीड़े और इल्लियाँ, अंडे बाहर आ जाते हैं, है ना। रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े, इल्लियाँ, अंडे बाहर आ जाते हैं और धूप के असर से नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों कुछ कीड़े होते हैं जो भूमि में पाए जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं, कीड़े होते हैं, इल्लियाँ होते हैं, अंडे होते हैं, है ना। इल्लियाँ यानी कि जो छोटे छोटे जो पनपते हैं कीड़े बच्चों, है ना, वो इल्लियाँ, अंडे उनके बाहर आ जाते हैं और धूप के असर से वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं बच्चों, तो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जुताई से भी लाभ है बच्चों कि कीड़े वगैरह मर जाते हैं। फोर्थ में देखते हैं कृषि मित्र माने जाने वाले कृमि, केचुआ, जीवाणुओं तथा फफूंदों की वृद्धि में मदद मिलती है, जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो क्या होता है बच्चों, भुरभुरी मिट्टी होती है जिसमें कि कृषि मित्र किसे माना जाता है, हमारे केचुओं को, है ना। केचुओं को कृषि मित्र जाता है। कृमि जो जीवाणु होते हैं जो पौधों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, कुछ जीवाणु। फफूंद होते हैं बच्चों, ये भी वृद्धि में मदद मिलती है। तो ये सभी क्या होते हैं, जब जुताई होती है तो इन सभी में वृद्धि होती है और भूमि का जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। फिफ्थ देखते हैं जुताई के पूर्व, है ना, यानी कि जुताई से पहले खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरकों का समान रूप से फैलाव हो जाता है, ठीक है। जो हम जुताई के पूर्व पहले जो खाद में डाले गए खाद होते हैं, सॉरी, भूमि में डाले गए जो खाद होते हैं बच्चों, तो वो मिक्स अच्छे से नहीं हुए रहते हैं सभी मिट्टी में, है ना।
पूरे भूमि पे जितने भी बड़े जगह भूमि होती है वहाँ पर जब हम खाद डालते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होती है, पर जब हम जुताई करते हैं तो जो खाद होती है वो पूरे मिट्टी में अच्छे से मिल जाती है ना। तो जुताई के खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं, है ना। जो जब जुताई के खेत देखते हैं बच्चों तो वो खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले क्या होते हैं, निकल आते हैं। बीज बोने तथा सिंचाई के लिए 3 ढेलों को तोड़कर समतल करना आवश्यक है। इन ढेलों को, है ना। तो जब क्या होता है बच्चों, जुताई करते हैं तो खेत के जो मिट्टी होते हैं वो बड़े बड़े ढेलों में निकल आते हैं। तो बीज बोने तथा सिंचाई के लिए, सिंचाई करना मतलब आप लोग समझते हैं पानी पटाना, है ना। यानी कि खेतों में पानी को सींचा जाता है, सिंचाई किया जाता है, पानी डाला जाता है बच्चों, तो यही सिंचाई कहलाता है। और बीज बोना, जो बीज हम बोते हैं, जुताई के बाद हम बीज बोते हैं, तो बीज बोने तथा सिंचाई के लिए इन ढेलों को तोड़ना समतल करना आवश्यक है ना। तो सिंचाई करने के लिए, बीज बोने के लिए जो ढेले निकल आते हैं जुताई के बाद, उसे भी समतल करना आवश्यक होता है। तो इस कार्य के लिए लकड़ी का पटला अथवा सुहागा का प्रयोग किया जाता है। चित्र 13.1 का अड़ा नंबर हम देखते हैं। ये देखिए, ये लकड़ी का पटला बना हुआ है बच्चों, ठीक है, या सुहागा का प्रयोग भी करते हैं। तो ये पटला या सुहागा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखता है। यही क्या करता है बच्चों, ढेलों को ये समतल करता है। जो ढेले निकल आते हैं बच्चों उसको ये समतल कर देता है, जिसके बाद हम बीज को अच्छे से बो पाते हैं, है ना। और पानी भी हम सिंचाई भी कर पाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे 13.3.3 बीजों का चयन एवं बीजोपचार, है ना। अब हम क्या करेंगे, बीजों का चयन करेंगे। बीज अच्छी होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो बीजों का चयन करेंगे और बीजों का उपचार करेंगे। जो बीज अच्छी नहीं होंगी हम उनका उपचार करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहले क्या करते हैं, भूमि का चयन करते हैं, उसके बाद में खेतों का जुताई करते हैं, है ना। प्रथम चरण में हम खेतों का जुताई करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, जुताई से क्या क्या लाभ होता है वो हम पढ़े। और जो मिट्टी, जब जुताई के बाद जो ढेले निकल आते हैं उसके लिए हम पटला या सुहागा का प्रयोग करते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो जुताई करने के बाद हमारा भूमि तैयार हो जाता है बीज बोने के लिए। तो अब हम बीज बोने से पहले क्या करते हैं, बीजों का उपचार, बीजों का चयन करते हैं, अच्छे बीजों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं। तो देखिए, जिस फसल के पौधे उगाना है ना, जिस भी फसल का पौधा हमें उगाना है बच्चों, उसके पूर्णतः स्वस्थ, अच्छी अंकुरण क्षमता वाले रोग प्रतिरोधक बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी पैदावार के लिए समुन्नत अथवा संकरित बीजों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित तरीके से अच्छे बीजों का चयन किया जा सकता है। आइए एक क्रियाकलाप करें। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, जिस फसल के पौधे उगाना है, जिस भी फसल के, मान लो आपको चना का पौधा उगाना है, धान उगाना है, गेहूँ उगाना है, अच्छे अच्छे जो मूंग के दाल होते हैं, अरहर होते हैं, उड़द दाल होते हैं, इस प्रकार से अच्छे पौधों का हमें बीज ले लेना है। तो हमें बीज भी कैसा लेना है बच्चों, स्वस्थ होना चाहिए वो बीज, और अच्छी अंकुरण क्षमता वाला, है ना, कि उसका जो अंकुरण की क्षमता होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और रोग प्रतिरोधक, उस बीज को कोई भी रोग ना हुआ हो, है ना। ऐसे बीजों का हमें चयन करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या करना है, समुन्नत अथवा संकरित मतलब आप लोग समझते हैं, है ना। जिस बीज का संकरण हुआ होता है, संकरित बीज कहा जाता है उसे, ठीक है, बीजों का उपयोग किया जाता है। संकरित बीज मतलब बच्चों कोई ऐसा बीज जो बहुत ही अच्छा पौधा हो। और 2 प्रकार के बीज होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके बीच में संकरण किया गया होता है, तो उससे जो पैदावार होते हैं बच्चों अच्छे, जो संकरित बीजों के फलस्वरूप जो बीज हमें प्राप्त होते हैं, है ना, पौधों से फिर बीज होते हैं बच्चों, ठीक है। संकरित बीजों से हम अच्छा वाला जो पौधा उगता है बच्चों, अच्छे पौधे जो वृद्धि करते हैं, फिर उनसे जो बीज होती है उन बीजों को हम संकरित बीजों को लेते हैं।
तो क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 1 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री, जिसमें एक बड़ा बीकर अथवा कटोरा लेंगे, गेहूं अथवा चने के पुराने बीज लगभग 50 ग्राम तथा पानी लेंगे, है ना। तो हमें एक बड़ा बीकर लेना है बच्चों। बीकर नहीं है तो उस जगह पे आप कटोरा भी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, या गेहूं के जगह पे आप चना भी ले सकते हैं, चना का बीज, है ना। और चने के पुराने बीज लगभग कितना लेना है हमें, 50 ग्राम तथा पानी लेना है। गेहूं अथवा चने के बीजों को पानी से भरें, है ना। गेहूं अथवा चने के बीज को हमें क्या करना है, पानी से भरना है और बीकर अथवा कटोरों में डालिए, है ना। कटोरे में डालना है हमें, बीकर या फिर कटोरे में हम पानी जिसमें लिए हैं उस पानी में हमें चने के बीजों को डालना है। और 1 से 2 घंटे के बाद, है ना, 1-2 घंटे के बाद इनका अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं, जो बीज पानी में तैर रहे हैं वे हल्के हैं, ये कीड़े द्वारा खाए गए अथवा खोखले हो सकते हैं। कुछ बीज फूलते भी नहीं हैं, ऐसे बीज खराब होते हैं तथा अंकुरित बीज भी नहीं होते, है ना। जो बीज बर्तन की तली में बैठ गए हैं वे स्वस्थ और उपयुक्त होते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम बीजों का चयन करते हैं, अच्छे बीजों का चयन करते हैं। तो अच्छे बीजों के चयन के लिए हमें एक कटोरा में पानी लेना है और उसमें हम बीज को डालेंगे। तो जो बीज तैरता है बच्चों, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो बीज अच्छी नहीं है ना। वो कीड़े खा चुके गए हैं, उन्हें कीड़े खाए हुए हैं, ऐसे बीज को हमें नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हम जब चयन करते हैं बीजों का, तो देखते हैं कि जब वो तैर रही है उन बीजों को देखते हैं, हम निकाल देते हैं, वो बीज अच्छी नहीं होती है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो फूलते भी नहीं हैं। हम जब बहुत सारे चना को फुलाते हैं बच्चों, घर में नॉर्मली हम जब चना का यूज खाने के लिए करते हैं तो हम फुला लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कुछ चना फूल जाता है और कुछ नहीं फूलता है। तो जो नहीं फूलता है वो अच्छे चने नहीं होते हैं बच्चों, वो अंकुरित नहीं होंगे, ना उनसे पौधे भी नहीं होते हैं, है ना। तो हम जब बोने के लिए हमें अच्छे बीज का चयन करना होता है, तो उस समय हम देखते हैं बच्चों कि जो बीज नहीं फूलते हैं और जो पानी में तैरते हैं वो अच्छे बीज नहीं होते हैं। और कुछ बीज जो पानी की तली में बैठ जाते हैं वो फूलते हैं, अंकुरित होते हैं, है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वह बीज स्वस्थ है और हमारे बोने के लिए उपयुक्त है, फसल के लिए उपयुक्त है। बीजों में फफूंद अथवा अन्य रोगाणुओं के बीजाणु अथवा अंडे लगे हो सकते हैं, जो इनके अंकुरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो बच्चों बीजों में फफूंद भी लगे होते हैं और कुछ अन्य रोगाणु के बीजाणु होते हैं, है ना, तथा अंडे भी लगे हो सकते हैं बीजों में, जो इनके अंकुरण को प्रभावित करते हैं। जब वो अंकुरित होते हैं बच्चों तो उसको प्रभावित करते हैं। अतः बीजों को बुआई के पूर्व, बुआई मतलब कि जब हम बीज को लगाते हैं, खेतों में डालते हैं बच्चों, ताकि वो ग्रोथ करे, अंकुरित हो, ग्रोथ करे फसल के लिए, तो उसे बुआई कहा जाता है। तो बीजों को बुआई के पूर्व फफूंदनाशी अथवा रोगाणुनाशी के हल्के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। कुछ बीजों के छिलके मोटे एवं कड़े होते हैं। हम देखें हैं बच्चों, कुछ बीजों के जो छिलके होते हैं वो कड़े होते हैं, मोटे भी होते हैं, जिससे उनमें अंकुरित देर से होता है। ऐसे बीजों को गर्म पानी में 3 से 4 घंटों के लिए डुबो देते हैं, जिससे इनके छिलके मुलायम हो जाते हैं और अंकुरण में आसानी हो जाती है। बुआई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उनमें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। तो बच्चों बीजोपचार किसे कहते हैं, हम ये तो पढ़ लिए। बीजों का चयन हम देख लिए बच्चों कि बीजों का चयन किस प्रकार से हम करते हैं। फिर उसके बाद में जो मान लो जो अंकुरित होते हैं तो फफूंद लगे होते हैं, कुछ अंडे, बीजाणु, रोगाणु ये सब होते हैं। रोगाणुओं के जो बीजाणु लगे होते हैं अथवा अंडे भी लगे होते हैं। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए
और बुआई के पूर्व जो फफूंदनाशी होती है, यानी कि फफूंदों को नाश करने के लिए जो हम दवाई का उपयोग करते हैं, रोगाणुनाशी दवाई का उपयोग करते हैं, तो उनके क्या करने हैं, हमें हल्के घोल बनाना है और उससे उपचारित करना है। ठीक है। कुछ बीजों के छिलके बहुत मोटे होते हैं, जिसके वजह से अंकुरित अच्छे से नहीं हो पाते हैं या अंकुरित होने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए हमें बीजों को क्या करना चाहिए बच्चों, गर्म पानी में 2 से 3 से 4 घंटे के लिए हमें भिगो देना है। ठीक है, गर्म पानी में। अब गर्म पानी में क्या होगा, वो फूल जाएगा, मुलायम हो जाएगा, जिससे कि अंकुरित होना आसान हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से बीजोपचार कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से जो हम जो गतिविधियां तैयार करते हैं, है ना, तैयार की जाने वाली ही गतिविधियों को बच्चों बीजोपचार कहते हैं। ठीक है, तो बीजों को हम रोगाणु मुक्त करने के लिए ये सभी कार्य करते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों संकरित बीज की, संकरित बीज कैसे होता है, कैसे किया जाता है बीजों को संकरित। तो आइए देखते हैं कैसा होता है संकरित बीज। एक ही जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों में कृत्रिम रूप से निषेचन कराकर वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि संकरण कहलाती है। तो एक ही जाति के बच्चों, मतलब कि जो चने होते हैं वो एक ही जाति के होते हैं, मगर कई प्रकार के चने होते हैं, है ना। किसी के बीज अच्छे होते हैं, किसी के बीज उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही जाति के बीजों को लेना है, पर भिन्न भिन्न गुणों वाले बीज को लेना है ना। और पौधों में क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा, है ना, मानव द्वारा कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है बीजों में, और वांछित गुण यानी कि और भी वांछित अच्छे गुण वाले, उपयोगी गुण वाले बीज प्राप्त हो जाते हैं। यह विधि संकरण कहलाता है बच्चों। तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है, तो हम किसी और चीज़ का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर 2 अच्छे गुण वाले गाय लेते हैं, है ना। तो एक गाय लेते हैं हम जो कि बहुत दूध देती है, बहुत दूध देने वाली गाय है, और एक गाय है जो गर्मी को सहन कर सकती है, बहुत अधिक गर्मी हो या बहुत अधिक ठंडी हो, है ना। तो इस प्रकार से जो वातावरण को बहुत सहने की क्षमता हो, वो दूध अच्छी नहीं देती है, पर वो क्या है, धूप को सहन कर सकती है, बहुत अधिक गर्मी को सहन कर सकती है। तो जो दूध देने वाली गाय है बच्चों, बहुत अधिक दूध देती है, और जो गर्मी वगैरह को सहन कर सकती है, ठंडी को सहन कर सकती है, बारिश को सहन कर सकती है ना। तो ये दोनों गायों के बीच में क्या करना है, हमें संकरण कराना है। ठीक है, उनके बीच से जो संकरण के पश्चात, यानी कि उनके जो संतान पैदा होते हैं बच्चों, है ना, तो वो और भी अच्छे होंगे, जैसे कि वो अधिक दूध देने वाली भी होगी और बहुत अधिक गर्मी सहन करने वाली भी होगी, है ना। तो इन दोनों के संकरण से, यानी कि जो अच्छी दूध देने वाली गाय है, एक गाय दूध देने वाली है पर वो गर्मी नहीं सहन कर सकती बच्चों, है ना, सिर्फ दूध अच्छे दे सकती है, पर एक गाय के कैसा है वो। तो इस प्रकार से हम 2 गायों को लेते हैं बच्चों, एक गाय जो अच्छे दूध देती है और एक गाय गर्मी वगैरह को सहन कर सकता है। तो 2 गायों को हम जब लेते हैं तो दोनों गायों के बीच में संकरण जब करवाते हैं तो जो संतान उत्पन्न होता है वो अधिक दूध देने वाली भी होती है और गर्मी सहन करने वाली भी होती है। तो इस प्रकार से हमें इसी प्रकार से हम 2 बीजों को लेते हैं, है ना, एक ही जाति के 2 बीजों लेते हैं, पर अच्छे भिन्न भिन्न अलग अलग गुण वाले बीजों को लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जब हम निषेचन कराकर वांछित गुणों वाले बीज को हम प्राप्त करते हैं, यही विधि क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है, तथा इस विधि से प्राप्त बीज संकरित बीज कहलाते हैं। संकरित बीज जो होते हैं उन्नतशील होते हैं, है ना। तो बच्चों हम पढ़ते हैं 13.3.4 बीजों की बुआई। बीजों की बुआई में हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर आपको देने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, है ना। हम कृषि विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको बताना है कि कृषि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका,
जो सामान्य बीजों की तुलना में संकरित बीज क्यों उत्तम माने जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।